नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी ने वार्षिक बजट के खर्च की विभागवार समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। योजनाओं के अनुरूप बजट के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर भेजें। 25 करोड़ जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा नया बजट। बजट प्रस्ताव में लोक कल्याण संकल्प पत्र के बिंदुओं का समावेश करें। विभाग की मांग के अनुरूप ही बजट प्रावधान किया जाए। ये सुनिश्चित करें कि आपका प्रस्ताव वास्तविक हो। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही डिमांड करें। विभाग स्तर पर खर्च की समीक्षा की जाए। संबंधित मंत्रीगण भी अपने विभागीय स्थिति की समीक्षा करें। बजट प्रावधान तय करते समय विभाग के प्रदर्शन को भी दृष्टिगत रखा जाए। तो बजट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के ये जरूरी दिशा निर्देश, जहां बजट प्रावधान तय करते समय विभाग के प्रदर्शन को भी दृष्टिगत रखा जाए। और 1 फरवरी को बजट पेश होना है, उससे पहले तैयारी हो रही है प्रदेश स्तर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं बजट को लेकर। योजनाओं के अनुरूप किस तरीके से बजट निर्धारित करना है, तो वहीं 25 करोड़ जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा नया बजट। बजट प्रस्ताव में लोक कल्याण संकल्प पत्र के बिंदुओं पर भी नजर रहेगी। विभाग की मांग के अनुरूप ही बजट प्रावधान किया जाए। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए, बजट को लेकर खास तौर से जब समीक्षा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने रखे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वित्त विभाग के अफसरों से, साथ ही साथ विभाग के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर लंबी चर्चा की। खास तौर पर उन सभी विषयों को मुख्यमंत्री ने जानने की कोशिश की जिनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा बजट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो नया बजट होगा वो सभी जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ वासी हैं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर उनको, और खास तौर पर जो लोक संकल्प पत्र में वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और इन चीजों का खासा ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि जो 2022-23 का बजट है वो जितना जरूरत हो उतना डिमांड सभी विभाग अपनी जरूरतों के हिसाब से दें, ताकि उस हिसाब से बजट को तैयार किया जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में रोजगार मेले लगाएं, मंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करें, सही समय पर बिजली का बिल मिले और कहीं पर भी किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। नए शहरों की स्थापना के लिए मंत्री मिलकर प्रयास करें, नगरीय योजनाएं बनाएं, नए मॉडल प्रस्तुत करें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि समय पर जो वेतन भोगी है उनको वेतन मिले, पेंशन भोगियों को पेंशन दी जाए। साथ ही साथ पुराने जो इंटर कॉलेजेस हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेजेस हैं, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए ताकि वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकें। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में एक कम से कम मॉडल बस स्टैंड भी बनाया जाए। नए रूट पर बसें चलाने को लेकर परिवहन विभाग प्रस्ताव तैयार करे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो भी फील्ड के ऑफिसर्स हैं वो जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी तरीके से सामंजस्य बनाए रखें और सामंजस्य के साथ ही जनप्रतिनिधियों की जो शिकायतें आती हैं उनका भी निस्तारण समय समय पर करते रहे। तो ये मुख्यमंत्री के मुख्य बिंदु थे जो कि आज मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ बजट के खर्च को लेकर समीक्षा की थी। जी बिल्कुल, और इन निर्देशों का किस तरीके से पालन होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका। लखनऊ से अब खबर, जहां सपा अध्यक्ष से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। मुलाकात के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। मैं अपने रामचरितमानस वाले बयान पर कायम हूं, बयान पर माफी नहीं मांगूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने जो बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, उसी बयान पर वो अडिग हैं। उनका साफ कहना है कि बयान पर वो माफी नहीं मांगेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है।
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में हैं और इसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का विषय बने हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि रामचरित मानस का जो मुद्दा उठकर आया था उस पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से वो सुर्खियों में आ गए हैं और खबरों का हिस्सा बने हुए हैं। लगातार हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं मौजूद है। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है रामचरित मानस का। अब वो हमें बताएंगे कि रामचरित मानस पढ़िए, रामचरित मानस का अर्थ हमें बताएंगे, जिसका अर्थ सीधे सीधे स्पष्ट है। उसमें घुमा फिरा करके बात करने वाले लोग इस देश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कुछ चौपाइयों के वो अंश जिसको मैंने पूर्व में उद्धृत किया है, जिनके माध्यम से इस देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और यहां तक कि कुछ जातियों को इंगित करते हुए नीच कहा, मारने पीटने का पात्र बताया, सम्मान न देने की बात कही, इस पर दराज किया है। धर्म भेदभाव नहीं करता। आपके खिलाफ तमाम जो धर्म गुरु हैं वो भाला और तलवार लेकर थाना गए हैं, कोतवाली गए हैं, एफआईआर करी है, आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से लगातार आपका विरोध हो रहा है और आपको लेकर गाली और आपत्तिजनक शब्दों को हटाने की मांग कोई अपराध है ही नहीं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बोला है कि आप अपने बयान पर अड़े रहेंगे, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब बयान होता है। मैंने जो भी कहा सच कहा और सच हमेशा बना रहता है। तो रामचरितमानस बैन होना चाहिए। इसका मतलब मैंने उन पंक्तियों का उदाहरण, जिसका उदाहरण दिया उसको आपको याद नहीं। उन चौपाइयों के आते जिस अंश को मैंने कहा, रामचरितमानस की मैंने कभी बात ही नहीं की। आज अखिलेश यादव जी एक भंडारे में गए, उनके साथ में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में ऐसी चीज होना, इस तरीके इसको कैसे देखते? अब जो मुर्दाबाद लगाने वाले लोग हैं, इसका मतलब वो खुद बेजान है, वो किसी चीज का अर्थ ही नहीं समझते हैं। अर्थ का अनर्थ लगा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज उनकी पोल पट्टी खुल रही है तो पागलों की तरह बौखलाए हुए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है, जो अंश हैं वो बदल देने चाहिए और अपने बयान पर कायम रहेंगे। कैमरा पर्सन निखिल गौड़ के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्कंदिता, क्या जानकारी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से आपने खास बातचीत की और इस दौरान भी वो अपने बयान को लेकर अडिग रहे। उनका ये कहना है कि वो अपने बयान पर बने रहेंगे, क्योंकि जिन पंक्तियों का वो विरोध कर रहे हैं, जिन चौपाइयों का वो विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर वो अपनी मांग कहीं ना प्रतिबंध करने की जो मांग वो कर रहे हैं उसी पर बने हुए हैं। क्या कुछ और जानकारी? देखिए, 2024 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में आ गए हैं और आकर खबरों के बीच का एक हिस्सा बन गए हैं, लगातार चर्चाओं में हैं। और जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी करी है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध कर रही है। धर्मगुरु जो हैं तमाम, वो उनके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि उनको पूरा ज्ञान नहीं है, उनको रामायण पढ़ना चाहिए, उनको उसका अर्थ ठीक से पता नहीं है। लेकिन आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने बयान पर अड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो सच है वही कहा है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उनको रामचरितमानस का अच्छा खासा ज्ञान है, उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि आप अपने बात पर अड़े रहेंगे, अपने बयान पर अड़े रहेंगे, तो उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं उन पर्टिकुलर पंक्तियों के अगेंस्ट हूँ। रामचरितमानस के वो कुछ अंश जिसमें महिलाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, दलितों के बारे में और तमाम जो पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं उनको नीच कहा गया है, उनको पीटने का पात्र माना गया है, तो वो उसके विरुद्ध हैं।
तो वो उनका साफ तौर पर मानना है कि अगर ऐसी कोई भी चीज किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है तो उसको वहां से हटाना चाहिए, वहां से चेंज करना चाहिए। और आज एक भंडारे समारोह में जहां अखिलेश यादव पहुंचे, वहां पर उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे डाला, जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जातियों को शूद्र समझती है, तमाम जातियों को शूद्र की कैटेगरी में रखती है। और उनके जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने घर को गंगा जल से धोया था, तो उसके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज गुस्से में नजर आए और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ। और स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि वो अपने बयान पर अड़े रहेंगे। इसके अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति जनगणना का जो मुद्दा है उसको लेकर स्वामी प्रसाद जी लगातार आगे बढ़ें और वो उनके समर्थन में हैं जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर। और इस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो अपने मुद्दे पर रहेंगे, बने रहेंगे। उन्होंने कहा है कि गाली बिल्कुल, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कई भावनाएं आहत हुई हैं स्कंदता, इसको लेकर किसी भी तरीके से क्या संवेदना उन्होंने जताई है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कुछ भी संवेदना नहीं जताया। उन्होंने कहा कि भाई जो गलत है वो गलत है, उसमें जो कुछ अंश लिखे हुए हैं जो निचली जाति के लोग हैं, महिलाओं के लिए, और जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जातियां हैं, दलित लोग हैं, उनके लिए जो लिखा हुआ है कि भाई उनको पर्टिकुलर कास्ट को इंगित किया गया है, इसके अलावा उनको नीच कहा गया है, उनको पीटने के मारने के पात्र योग्य बताया गया है। तो ऐसी चीजों को उन्होंने साफ तौर पर उठाया है और उसका उनको कोई अफसोस नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी चीज अगर किसी भी ग्रंथ में लिखी है तो वो हटाई जानी चाहिए, और वो किसी भी चाहे वो किसी भी धर्म के ग्रंथ में लिखी हो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, चाहे उनके खिलाफ FIR हो, गिरफ्तारी की मांग हो या जो भी हो। हालांकि आज वो अखिलेश यादव से मिलने बिल्कुल, उनका ये बयान देखिए आगे किस तरीके से खलबली मचाता है स्कंदता, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार उनके बयान के चलते साधु संत भी नाराज हैं और कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो सभी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्कंदता आपका। लखनऊ से अब खबर, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। 25 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जा सकती है। गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के प्रस्ताव इसमें शामिल हैं। गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य हो सकते हैं घोषित, जहां थोड़ी देर में 5 कालिदास मार्ग पर मंत्री परिषद की बैठक होगी और शाम 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे सीएम योगी। तो देखिए महत्वपूर्ण ये बैठकें, और इन बैठकों के जरिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा रहेगी। प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है। 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। प्राथमिकता के अनुसार इन तमाम प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद इन प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई जाएगी। लखनऊ से अगली खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का विरोध, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है काला झंडा। मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में पहुंचे थे अखिलेश यादव। डालीगंज में गोमती किनारे हो रहा है महायज्ञ। विरोध पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, मैं आयोजक से मिलने आया था और उनसे मिला, परिक्रमा किया हूं और आशीर्वाद लेकर आया हूं। इससे बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के बिना नहीं है। जिन लोगों ने मुझे बुलाया उन्हें बीजेपी आरएसएस की तरफ से धमकी मिल रही है। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए बीजेपी ने गुंडे भेजे थे। जितनी पुलिस यहां लगी थी सब रात में हटा दी गई। बीजेपी को लोग याद रखें, इतनी व्यवस्था उनके लिए भी की जाएगी। समय सबका बदलता है। का यज्ञ हो रहा था, इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है।
धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में ना जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं हैं गुंडों से। और इसी बीच सीधे सुनवाते हैं आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। मेट्रो स्टेशन है, कई सारे बस स्टॉप्स हैं। द्वारका में 250 लोकेशंस के ऊपर 1,500 ई स्कूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लोग एक साथ अपनी टिकट खरीद सकते हैं। इंटीग्रेटेड टिकट होगी, उससे आप उस टिकट से बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ई स्कूटर भी हायर कर सकते हैं और मेट्रो पे में भी सफ़र कर सकते हैं। तो आपने टिकट खरीदी, उस टिकट से आप 250 लोकेशन से कहीं से भी आप एक स्कूटर पिकअप कर लीजिए। सेल्फ ड्राइविंग है, कोई ड्राइवर नहीं है, आपको ड्राइव करना है। कहीं से भी आप स्कूटर पिकअप कर लीजिए किसी लोकेशन से। वहीं पे हेलमेट होगा, हेलमेट पहन के और आप अपने दूसरे किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, उसको थोड़ी देर यूज़ कर सकते हैं और इन 250 में से किसी भी लोकेशन के ऊपर उस स्कूटर को आप वापस छोड़ सकते हैं। ये सारे ई स्कूटर्स होंगे और इन स्कूटर्स पे स्वैपेबल बैटरी होगी और एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक आप वो कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी इनकी। जिस दिन ये एग्रीमेंट उस कंपनी से, ऑब्वियसली जो भी कंपनी होगी वो टेंडर बेसिस पे दी जाएगी, जिस दिन एग्रीमेंट होगा उसके 4 महीने के अंदर पहले 100 लोकेशन पे 500 स्कूटर आ जाएंगे। अगले 4 महीने में अगले 100 लोकेशन पे और 500 स्कूटर आ जाएंगे और अगले 4 महीने या 12 महीने में 250 लोकेशंस के ऊपर 1500 स्कूटर मुहैया हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को 7 साल के लिए दिया जाएगा और ये 250 लोकेशन वो हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फुटफॉल होता है। मेट्रो हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, वो हो गए, बस स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, बाज़ार हो गए, वहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। और बिड पैरामीटर होगा कि जो कंपनी कम से कम चार्ज करने को कहेगी कि हम जनता से इतने रुपए टिकट लेंगे प्रति मिनट या प्रति किलोमीटर, उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सो ये 2 बड़ी अच्छी खबरें हैं दिल्ली के लोगों के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। सर, ट्रैफिक को किस तरीके से अब सारा मैकेनिज्म सब सही हो रहा है दिल्ली में। मैं देख रहा हूँ चांदनी चौक की जिस तरह की सिचुएशन, वहाँ 2 तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। एक तो ट्रैफिक का मैकेनिज्म वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी दिल्ली में ही है ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। दूसरा सर, रात को जो ये वेगाबॉन्ड्स वगैरह है या होमलेस हैं, आपके लोग आते हैं, रोज सफाई करते हैं, ये मशीन्स वगैरह वहाँ भी आती है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हट पाते, वो वहीं पर ही शॉर्ट्स करेंगे, वो वहीं। तो एक किस तरह का भी कुछ दोनों चीज़, पहला आपने कहा कि ट्रैफिक के लिए जैसे जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करेंगे उतना सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कम होगा। अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग नहीं था। किसी को कैसे कहें कि भाई तू पब्लिक बस यूज़ कर, किसी को कैसे कहें मेट्रो यूज़ कर, अभी तक बसें ही नहीं थी। अब बसें काफ़ी हो गई है, लगभग 7,500 बसें हो गई हैं। अब मैं सुनता हूँ कि कई बसें खाली जा रही हैं हमारी कई रूट्स के ऊपर, उसको भी हम देख रहे हैं। तो अब अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी कर दी हमने सॉल्व, तो हम जनता को थोड़ा प्रेशर डाल के, थोड़ा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से फोर्स कर सकते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ट्रैफिक नेचुरली कम होगा। दूसरा, कई सारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कई सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो बॉटलनेक्स हैं दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में। उनके हर पॉइंट का समाधान निकाला जा रहा है कि इसमें अगर यू टर्न बना दें यहाँ पे तो इसका समाधान हो सकता है, यहाँ पे फ्लाईओवर बना दे तो इसका समाधान हो सकता है। तो हर पॉइंट का ट्रैफिक बॉटलनेक्स का, दिल्ली के ट्रैफिक बॉटलनेक्स का अलग से समाधान निकाला जा रहा है। तीसरा, आपने वेगाबॉन्ड्स का कहा, दिल्ली में अब नाइट शेल्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये सारे समाज की जिम्मेदारी है। जैसे मैं जब एनजीओ में काम किया करता था, कई बार मेरे को याद है मैं रात को निकल जाता था, जो लोग सड़क पे सो रहे होते थे उनको हम प्यार से बहला के फुसला के अपनी गाड़ी में बिठा के उनको नाइट शेल्टर्स में ले जाते थे। ये हम लोगों को, समाज को, पूरे समाज को करना होगा कि ऐसे जितने लोग हैं जो सड़क पे सो रहे हैं, होमलेस हैं, बहुत गरीब हैं, उन लोगों को अगर हम किसी तरह से प्रेरित कर सकें, हम भी करेंगे, बहुत सारी एनजीओज की भी मदद लेंगे, सरकार भी करेगी, लेकिन नाइट शेल्टर्स की कमी नहीं है। तो ये हम सबको मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। जो लूटिंग करते हैं या वो
तो ट्रैफिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए ये बड़ा कदम है और इसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण बिंदु रख रहे थे। बढ़ते आगे दिल्ली से अब खबर, जहां राष्ट्रपति भवन के बगीचों का नाम बदल गया है। अब सभी बागों का संयुक्त नाम होगा अमृत उद्यान। जब अब मुगल गार्डन को कहा जाएगा अमृत गार्डन। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नामकरण किया गया है। तो देखिए, अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन रख दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यह नामकरण किया गया है। राष्ट्रपति भवन के बगीचों का नाम अब बदल दिया गया है। अब सभी बागों का संयुक्त नाम होगा अमृत उद्यान। और इसी के साथ साथ मुगल गार्डन का नाम भी बदल दिया गया है। अब उसे अमृत गार्डन के नाम से जाना जाएगा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी के चलते ये नामकरण किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन के बगीचों का नाम बदला गया है। अब सभी बागों का संयुक्त नाम होगा अमृत उद्यान। और इसी के साथ साथ अब मुगल गार्डन को अमृत गार्डन के नाम से जाना जाएगा। नामकरण ये हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है और इसी के चलते नाम में बड़ा परिवर्तन किया गया है। नोएडा से अब खबर, जहां एक बार फिर उठा श्रीकांत त्यागी मामला। जहां मामले में कुछ युवकों को नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था। युवकों को जेल भेजे जाने के विरोध में त्यागी समाज आज सड़कों पर उतरा है, विरोध कर रहा है। लोगों ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से केस वापस लेने की मांग की है। त्यागी समाज के लोगों ने कहा है कि राजनीति दबाव में डाले गए थे केस। त्यागी समाज ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुकदमे वापस लेने की मांग की है। तो देखिए, श्रीकांत त्यागी मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसलिए क्योंकि त्यागी समाज कहीं ना कहीं पहुंचा है और ये गुहार लगाई गई है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से कि सभी मुकदमे जो है वापस लिए जाएं। उस वक्त राजनीति के दबाव के चलते ये मुकदमे लगाए गए थे, लेकिन अब ये मुकदमे वापस लिए जाएं और इसी के लिए त्यागी समाज के कई बड़े लोग पहुंचे हैं और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुकदमे वापस लेने की मांग की है। हमारा त्यागी समाज का डेलीगेशन आज एक प्रकरण हुआ था नोएडा में, श्रीकांत प्रकरण। उसमें जो 10 बच्चे निर्दोष उस समय किसी वजह से बंद कर दिए गए थे, उनके संबंध में आए थे कि उनको उनके केस को समाप्त किया जाए। उनका कोई दोष नहीं था और इसका हमें आश्वासन मिला है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो केस समाप्त हो जाएंगे। और इसका जो श्रेय है पूरा हमारे त्यागी समाज के जितने उपस्थित लोग हैं, ये जागरूक लोग हैं और इन्होंने नेताओं को, उनमें हमारे बसंत जी हैं, इनको पकड़ा और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी तक, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाई। उन्होंने योगी जी से संपर्क करके और इनको आदेश दिया अब भाई इसको निपटाइए। जब इनका दोष नहीं है तो इनको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनका केस समाप्त करिए। 15 जिलों के विभिन्न अंचलों से त्यागी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था और उन्होंने एक मांग उठाई थी। पिछले वर्ष में जुलाई के माह में यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें उनके अनुसार उनके समाज के 10 नवयुवकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और इस केस को वापस लेने की उन्होंने मांग की है। इसको गहराई से इसमें देखेंगे, क्या तथ्य अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, जो न्यायपूर्ण होगा वही कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने एक ही मुकदमे की बात की है और इनका कहना है कि सोसाइटी में उस समय ये 10 नवयुवकों के द्वारा संबंधित परिवार को अन्न और पानी की सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बाकायदा सोसाइटी में परमिशन लेके एंट्री की गई थी और इनके द्वारा किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया था, ऐसा उनके ज्ञापन में लिखा गया है। लखनऊ से अब खबर, जहां इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 का दूसरा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच रेखाना स्टेडियम में होगा दूसरा मुकाबला। मैच से पहले स्टेडियम के बाहर टिकट खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। मैच के लिए सबसे सस्ता है 499 रुपए का टिकट, सबसे महंगा है 20,000 रुपए का टिकट। पहले T20 मुकाबले में जीत से न्यूजीलैंड को बढ़त मिली हुई है और दूसरा मुकाबला जिसके लिए अब लोग टिकट खरीद रहे हैं, सबसे सस्ता टिकट 499 रुपए का है और सबसे ज्यादा टिकट 20,000 रुपए का बताया जा रहा है। तो देखिए, T20 का मुकाबला एकाना स्टेडियम में होगा।
जहां दूसरा ये मुकाबला होगा। इससे पहले न्यूजीलैंड लगातार बढ़त बनाए हुए है। दोनों टीमों के बीच इकाना स्टेडियम में ये दूसरा मुकाबला खेला जाना है और इसके लिए लोग बेहद ही ज्यादा उत्साहित हैं। मैच से पहले स्टेडियम के बाहर टिकट खरीदने वालों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और मैच के लिए सबसे सस्ता टिकट है 499 रुपए का। तो वहीं यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने गाइडलाइन जारी की है। कल इकाना स्टेडियम में होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के संबंध में ये गाइडलाइन जारी की है, जहां यूपीसीए ने जनहित में जारी की गई है ये गाइडलाइंस, जहां सिर्फ टिकट धारकों को ही स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। शाम 4 बजे से दर्शकों के लिए स्टेडियम में एंट्री होगी। वाहन पास धारकों के ही वाहन स्टेडियम में लाने की अनुमति होगी। इकाना स्टेडियम का रैंप वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधित रहेगा। शहीद पथ पर कोई भी वाहन रुक कर ना तो सवारी लेंगे और ना ही सवारी उतारेंगे। दर्शक अपने वाहन दयालबाग, कैंसर इंस्टीट्यूट, HCL तिराहे पर बने पार्किंग स्थल पर पार्क करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए, मैच का है और इसके लिए यकीनन जो है बड़ी संख्या में लोगों को आना है। किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल इकाना स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। T20 मैच है ये, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं। हालांकि यूपीसीए ने आज जो है अपना जो है मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान साफ तौर पे कहा है कि कार्ड धारकों को ही स्टेडियम के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और वाहन जो अंदर जाएंगे उन पर भी जो पास लगा होगा उन्हीं वाहनों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। बाकी मैच के दौरान या मैच के पहले आसपास कहीं जाम ना लगे, इसलिए भी तमाम जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शहीद पथ पर कोई भी वाहन रुककर सवारी बैठाएगा ना ही उतारेगा। उसके अलावा जो पार्किंग स्थल है वो भी जो इकाना स्टेडियम है उससे दूरी पर बनाए गए हैं, ताकि जब मैच शुरू हो या मैच खत्म हो उसके बाद जो दर्शक होंगे वो भारी संख्या में बाहर निकलेंगे। इस दौरान अब व्यवस्था न पहले जाम न लगे, उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। हालांकि लखनऊ पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, यातायात विभाग हो, नगर निगम हो, सभी की जिम्मेदारी तय की गई है कि मैच के दौरान और मैच के बाद कोई भी अव्यवस्था न फैले। साथ ही साथ और भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो दर्शक होंगे वो जो मेटल से जुड़े हुए चाहे वो सिक्के हों वो स्टेडियम में लेकर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ईयरफोन हो उसको भी स्टेडियम के अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। तो तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन टिकट लेकर मैच देखने जाना चाहते हैं दर्शक, उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किया है वो ऑफलाइन काउंटर से जाकर टिकट ले लें। अगर ऑनलाइन टिकट धारक ऑफलाइन काउंटर से जाकर टिकट नहीं लेता है तो उसको स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और आज की अगर हम बात करें तो हजारों की तादाद में जो दर्शक है ऑनलाइन टिकट जिन्होंने बुक कराया है या ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। लाइनों की लंबी कतारें हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है काउंटर पर वो पहुंचेंगे और टिकट लेंगे। हालांकि टिकट की अगर हम पैसे की बात करें, प्राइस की बात करें तो 499 रुपए से टिकट शुरू है और 24,000, 25,000, 30,000 तक टिकटों की जो वैल्यू है वो रखी गई है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों में काफी उत्साह है, क्योंकि इकाना स्टेडियम में मैच है और इस दौरान लखनऊ वासी तो जमकर मैच का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही साथ आसपास के जो जिले हैं, दूसरे प्रदेशों से आने वाले जो दर्शक हैं, दूसरे देशों से जो आने वाले दर्शक हैं, वो भी इस मैच का जो है लुत्फ उठाएंगे। साथ ही साथ अगर हम इकाना स्टेडियम की बात करें तो इकाना स्टेडियम हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में गिना जाता है। ऐसे में वहां पर और भी दर्शकों की जुड़ने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल इस मैच का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ 4 का चक्रव्यूह में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।